बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद यूनस और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एमडी कैट बायोलॉजी का टॉपिक रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी जो वो स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ उसके जो वो पार्ट्स, और हर एक पार्ट का जो हम फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और मज़ीद आज हम जो बात करेंगे वो oogenesis के ऊपर बात करेंगे और oogenesis का कंट्रोल, उसका हार्मोनल कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ गोनेड्स, यानी कि ओवरीज, और ओवरीज का काम जो है वो ओवा प्रोड्यूस करना है। ये साइट ऑफ oogenesis हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें ओविडक्ट की। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्यूल, यूट्राइन ट्यूब्यूल, ठीक है, ये भी पेयर की सूरत में है। ये ओवरीज से ओवा को कैरी करते हैं किस जानब? यूट्रस की जानब, ठीक है। तो हम ओविडक्ट ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। और ओविडक्ट से आगे बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेवलपमेंट होनी है, जिसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओवा है वो कंसीव होना है, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, इम्प्लांटेशन होगी उस जाइगोट की, उस ओवा की, फर्टिलाइज्ड जो है वो एग की वहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है। फिर सर्विक्स है जो कि ओपनिंग है यूट्रस की टुवर्ड्स द वेजाइना, और फिर वेजाइना यानी कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अ पेयर ऑफ गोनेड्स, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ सिंगल यूट्रस, यूट्रस की ओपनिंग सर्विक्स एंड अ वेजाइना। हम इन पार्ट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओवरीज की। ओवरीज पेयर्ड है, पेयर मौजूद है एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो टेस्टिस हैं दैट लाई आउटसाइड द एब्डोमेन, लेकिन ये जो ओवरीज हैं ये इनसाइड द एब्डोमेन है। और उसकी वजह वही कि इसको टेम्परेचर, कोई स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, यही बॉडी टेम्परेचर के ऊपर oogenesis का काम होगा। ओवल शेप है, तकरीबन 3 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में है और 2 से 3 सेंटीमीटर जो है विड्थ में है, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद है और इनके अंदर मौजूद हैं प्राइमरी oocytes, और वो प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर मौजूद हैं, फॉलिकल सेल्स के अंदर। और फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होते हुए, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होते हुए वो ओवा की प्रोडक्शन का सबब बने। ओवरीज, उसके साथ लिंक है ओविडक्ट। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब, इनका काम ओवरीज से ओवा को रिसीव करना है और लेके जाना है टुवर्ड्स द यूट्रस। तकरीबन 10 सेंटीमीटर लेंथ में ओविडक्ट होती है और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, जो साइट ऑफ ओरिजिन है दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। और चूंकि ये ओविडक्ट ओवरी की तरफ से ओरिजिनेटेड है टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, तो जो ओविडक्ट है दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट ओवरी के जिस पॉइंट से शुरू होती है उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो निस्बतन एक फूला हुआ हिस्सा होता है, और वो जो फूला हुआ हिस्सा है उसको कहते हैं एम्प्यूला। इस एम्प्यूला में सबसे पहले वो ओवा की रिलीज होती है। ये जस्ट लाइक अ फनल, ये ऐसे कह लें कि जैसे ओवरी के आगे फनल है, और उस फनल ने जो इस ओवा को कलेक्ट करना है। जैसे ही ये इस ओविडक्ट के अंदर ओवा आता है, ओवा के अंदर, इस ओविडक्ट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, और ये जो मूवमेंट्स हैं ये जस्ट लाइक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जैसे पेरिस्टाल्सिस है उसी तरह से ये मूवमेंट्स आती हैं स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, और साथ ही साथ सिलरी मूवमेंट्स भी हैं। और ये ओवा मूव करता है, और ये ओवा मूव करता हुआ ओविडक्ट से ये यूट्रस की जानब जो वो आता है। इस मूवमेंट के दौरान जो एग फर्टिलाइजेशन है इस ओवा की, वो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में होनी है,
जिसका जो सबसे पहला 1/3 पोर्शन है, यानी कि जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ये फिर मिडल पोर्शन है और ये फिर डिस्टल पोर्शन है। तो जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है इसमें फर्टिलाइजेशन है। स्पर्म ने यूट्रस से आते हुए ओविडक्ट में एंटर होके इसमें आके ओविडक्ट में प्रॉक्सिमल पोर्शन में फर्टिलाइज करना है। अगर फर्टिलाइजेशन इससे आगे कहीं होगी तो फिर वो एम्ब्रियो कंसीव नहीं कर पाएगा, उसकी इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर इस एरिया के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी तो इसकी इम्प्लांटेशन जो है वो फिर आगे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओविडक्ट से ओवा यूट्रस में आता है। जो यूट्रस है, यूट्रस अगर तो ये फर्टिलाइज हो चुका हुआ है ओवा, तो फिर उसको अपने अंदर जो वो इम्प्लांट करती है। इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होनी है वो यूट्राइन की इनर मोस्ट वॉल में। पहले नंबर पर तो यूट्राइन की जो वॉल है उसकी 3 लेयर्स हैं, दैट इज द एपिमेट्रियम। उसके बाद फिर मस्कुलर लेयर है, वो जो सारी मस्कुलर लेयर है, सबसे थिक लेयर मस्कुलर लेयर ही है, दैट इज द मायोमेट्रियम। और उसके बाद जो इनर लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है, दैट इज द एंडोमेट्रियम। तो जो सबसे थिन लेयर है दैट इज द एपिमेट्रियम, जो आउटर मोस्ट है जस्ट लाइक एपिथेलियम। उसके बाद मायोमेट्रियम है, दैट इज द थिकेस्ट वॉल। और फिर एंडोमेट्रियम है जिसकी थिकनेस वेरिएबल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट पे, ठीक है, उसकी थिकनेस और होगी, वो थिन है, फिर वो थिक होती जाती है। और जब प्लांटेशन होनी है, इम्प्लांटेशन, तो उस वक्त जो है वो मैक्सिमम उसकी थिकनेस होनी है। लेकिन फिर जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होनी है वो दोबारा जो है वो रिलीज होके उससे वो सारा डेब्रिस रिमूव होके वो दोबारा थिन हो जानी है। तो इसका मतलब थिकनेस उसकी वेरिएबल है एंडोमेट्रियम की। लेकिन जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होनी है वो इस एंडोमेट्रियम के साथ ही होनी है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर के जैसे जैसे ओवरी के अंदर चेंजेस आती हैं वैसे वैसे यूट्रस के अंदर भी जो वो चेंजेस आती रहती हैं ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। ये साइट ऑफ डेवलपमेंट है। यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है सारे का सारा वो यहाँ भी होगा। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। ओपनिंग है यूट्रस की, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स जो है वो लीड करती है टुवर्ड्स वजाइना, जो 8 से 10 सेंटीमीटर जो है वो बर्थ कैनाल है, ट्यूब है। वजाइना इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, दैट इज द साइट ऑफ बर्थ। तो इसमें जो ओवरीज हमने डिस्कस किए, ओवरीज दैट इज द साइट ऑफ oogenesis, साइट ऑफ oogenesis। उसके बाद हमने बात की ओविडक्ट की। ओविडक्ट्स आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमने बात की यूट्रस की। यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट, यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट। एंड देन वजाइना दैट इज द बर्थ कैनाल एज वेल एज इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये पार्ट्स हैं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन प्रोसेस होना है वो oogenesis का होना है, वो ओवरीज में है। अब ये ओवरीज मौजूद हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ये हमने एक सेक्शन जो है वो दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और सेक्शन में जो है वो देखें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि एक साइड में वो जो ओवरी और ओविडक्ट, और वो लीड कर रही है कैसे, यूट्रस के साथ। तो ओवरी में ओवा बने, ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से यूट्रस, यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांट हुए, यूट्रस की ओपनिंग सर्विक्स, सर्विक्स जो है वो ये आगे लीड कर रही है वजाइना को, और यहाँ से जो है वो ये इन केस ऑफ मैंस्ट्रुएशन ओवा की जो है वो रिलीज। तो ये पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जो यूरिनरी ट्रैक है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, वो यूरिथ्रा का गैमीट्स को कैरी करने में कोई रोल नहीं है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर हमने कहा था यूरिथ्रा इज यूरोजेनिटल डक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है वो अलग है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो है वो ओपनिंग जो है वो अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा है उसका काम सिर्फ और सिर्फ यूरिन को कैरी करना है, जबकि मेल के अंदर जो वो साथ में कैरी कर रहा था
गैमीट्स को भी, इसमें गैमीट्स को कैरी करने का कोई रोल नहीं है। तो हमने ये 1 बाय 1 जो वो पार्ट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने कहा ओवरी, दैट इज द साइट ऑफ oogenesis। उसके बाद ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब, दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यूट्रस, दैट इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट, यूट्रस की ओपनिंग सर्विक्स, और सर्विक्स से आगे जो है ये वजाइना। फिर एक्सटर्नल जो है वो इसमें जो कैपुलेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसकी जो वो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो उनमें आप कह सकते हैं कि इसमें लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये स्ट्रक्चर्स इसके जो वो एक्सटर्नल ओपनिंग में, वजाइनल ओपनिंग में भी मौजूद है। एग का बनना ओवरी में, उससे ओवा रिलीज हुआ इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट का पहला पोर्शन एम्प्यूला, ये देखें फूला हुआ हिस्सा है सारा, ये एम्प्यूला, ठीक है। इसमें ये जस्ट लाइक अ फनल कलेक्ट करेगा एग को, ये आगे एग मूव करेगा इन ओविडक्ट, और ओविडक्ट के दौरान, मूवमेंट के दौरान इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। जो टाइम लगता है तकरीबन ओवरी से रिलीज होके इस यूट्रस तक आने में अबाउट अ वीक टाइम लगता है, एक हफ्ता, तकरीबन 7 से 8 दिन में जो वो ये ओविडक्ट के अंदर से ये सारा एग मूव करते हुए यूट्रस तक जो वो पहुंचता है। और अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो ओके, अगर नहीं होगी, ठीक है, तो फिर उस सूरत में जब वो आगे मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। तो ये सारा जो पोस्ट ओव्यूलेशन फेज है इनके, जिसमें ये ओवरी से रिलीज होके ओविडक्ट के अंदर मूव करके यूट्रस में से जब वो पास आउट होते हुए मेंस्ट्रुएशन तक, ये जो टोटल टाइम है दैट इज अबाउट 14 डेज, ये पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। यूट्रस में सबसे थिकर लेयर वो उसकी मायोमेट्रियम है, सबसे थिक वॉल, ठीक है। दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। इसमें हमने जब पार्ट्स को स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें होने वाले गैमीट्स की सिंथेसिस को, oogenesis को, कि oogenesis कब स्टार्ट होगी और oogenesis किन किन फेजेस में, कहाँ कहाँ किस तरह से जब हो रही हो। सबसे पहले नंबर पर oogenesis, ये ओवरी के अंदर जो है वो प्रोसेस होना है, और ओवरीज के अंदर कोई तकरीबन 2 लाख के करीब oocytes मौजूद होते हैं। लेकिन अगली बात कि स्पर्म्स की तरह मिलियंस की तादाद में नहीं ये पैदा हो रहे। एग जो है तकरीबन 450 के करीब एग एक फीमेल के अंदर उसके फर्टाइल पीरियड में ये रिलीज होंगे उसकी ओवरीज से। इसका मतलब है कि जो oogenesis का जो प्रोसेस है ये तो एक स्लो प्रोसेस है, पीरियोडिकल प्रोसेस है, और इसके अंदर बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस है। एग की जो तादाद है मैच्योर होकर बनने की वो बड़ी लिमिटेड सी है। अब ये प्रोसेस कब शुरू होगा? ये प्रोसेस अभी उस फीमेल की बर्थ से पहले से ही उसमें शुरू हो जाएगा। एक फीटस, अगर वो फीमेल फीटस है तो उस फीटस के अंदर जो डेवलप होने वाली ओवरीज है, ठीक है, उन ओवरीज की आगे जो है वो डेवलपमेंट होगी उन ओवरीज के अंदर ओगोनिया की। फीटल स्टेज पे ही एक फीटस की ओवरीज के अंदर ही उस ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियल हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स दे विल प्रोड्यूस ओगोनिया, और ये जो ओगोनिया है दे विल प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte, and these primary oocyte will enter into meiosis 1, और meiosis 1 में प्रोफेज 1 की पैकेटीन स्टेज तक ये पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा फीटल स्टेज पे ही, फीटस के अंदर ही, और फीटस के अंदर प्राइमरी oocyte बन चुके होंगे, और वो प्राइमरी oocyte कितनी तादाद में बनने हैं ये फिक्स होकर उन ओवरीज के अंदर जो है वो मौजूद है। अब वो प्राइमरी oocyte जो हैं आगे चेंज होने हैं सेकेंडरी oocyte में और ओवा में, और ये प्राइमरी oocyte की जो आगे डिवीजन का अमल है ये भी शुरू हो चुका होता है, और ये प्राइमरी oocyte meiosis 1 की प्रोफेज 1 में पैकेटीन स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, और पैकेटीन स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी तक इनमें कोई चेंज नहीं आनी। उस फीमेल की बर्थ हुई, बर्थ के बाद वो अडल्ट हुई, और जैसे ही, ठीक है, वो अडल्ट होगी, ठीक है, तो अडल्ट फेज तक जो बर्थ से लेकर अडल्ट कोई मेजर चेंज नहीं आनी उसकी oogenesis में। लेकिन जैसे ही जो है वो प्यूबर्टी होगी,
ठीक है। तो उस प्यूबर्टी पे जो है वो फिर क्या है कि उसके जो ओवा हैं, ये जो प्राइमरी oocytes की सूरत में उसकी ओवरी के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये एक एक करके मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर रिलीज होंगे। ठीक है, तो इनकी वो जो मैच्योरेशन और रिलीज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सूरत में, रिप्रोडक्टिव साइकिल की सूरत में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फीटल स्टेज में प्राइमरी oocyte जो वो बन गए। ये प्राइमरी oocyte पैकेटिन स्टेज पे रेस्ट होते हुए रहे, प्यूबर्टी तक इसमें कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हुई, हाइपोथैलेमस से जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है उनकी रिलीज के फैक्टर्स रिलीज हुए। हाइपोथैलेमस से जो वो फैक्टर जैसे ही रिलीज हुए, प्यूबर्टी जो है वो जब आ गई, तो उन फैक्टर्स की जो है वो प्रेजेंस में हार्मोन्स की एक्टिविटी के तहत क्या होगा कि ये जो हमने डिस्कस किया प्राइमरी oocytes, ये प्राइमरी oocytes जो है वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे। ये जो प्राइमरी oocyte हैं, इनमें से एक एक प्राइमरी oocyte वो मैच्योर होके सेकेंडरी में उनमें से ओवा की रिलीज होगी, और वो रिलीज होके ओव्यूलेशन होके, वो ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइज होगा ओवा और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन होगी, या फिर जो है वो रिलीज हो जाएगा जिस्म से इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन होगी। तो अब इसमें 3 स्टेजेस आ गई, एक बिफोर बर्थ फीटल स्टेज, दूसरी प्री प्यूबर्टल फेज और तीसरी पोस्ट प्यूबर्टल फेज। बर्थ फेज में नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte ओवरीज के अंदर फिक्स हो गए, ये ओवरीज की डेवलपमेंट है प्री बर्थ में। प्री प्यूबर्टी में कोई मेजर इवेंट नहीं है, लेकिन जो पोस्ट प्यूबर्टल फेज है इसके अंदर जो वो हो रहा है प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, और उन रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के नतीजे में मंथली बेसिस पे जो है वो एक ओवा, अबाउट मंथ हम कहेंगे 28 डेज का साइकिल है। ठीक है, तो उसमें वो एक ओवा मैच्योर होके वो रिलीज हो रहा होता है। अब ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये किस तरह से है, इसको हम वन बाय वन जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं फीमेल फिटस की ओवरी के अंदर जो मौजूद हैं, ठीक है, ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड होके दे विल प्रोड्यूस ओगोनिया, ओगोनिया बनाएंगे। ना सिर्फ ओगोनिया बनेंगे, यहाँ पर साथ में फॉलिकल सेल्स भी बनेंगे। ठीक है, जो कि इन ओगोनिया को प्रोटेक्ट करने वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद ये ओगोनिया डिवाइड होके माइटोसिस के ज़रिए और साथ ही डिफरेंशिएट होके ये बनाएंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte एनक्लोज्ड होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर ही, और ये जो प्राइमरी oocytes हैं, ये प्राइमरी oocytes ये एंटर होंगे मियोसिस 1 में। ठीक है, और मियोसिस 1 में एंटर होके मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 स्टेज पे, उसमें पैकेटिन स्टेज पे खुद को अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो प्राइमरी oocytes हैं जो एंटर हो चुके हैं मियोसिस 1 में, इनकी मियोसिस 1 कंप्लीट होगी रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान। ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जब इनको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्टिमुलस मिलेगा तो इनमें से एक प्राइमरी oocyte वो मैच्योर होगा और बनाएगा सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब में मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुई उसके नतीजे में जो वो क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte जो वो बन गया, मैच्योर फॉलिकल हो गया। ठीक है, और साथ में बनी एक पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी डीजेनरेट भी हो सकती है, और ये पोलर बॉडी साथ में डिवाइड होकर फर्दर पोलर बॉडीज जो है वो गिव राइज कर सकती। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ओवरी से, ओव्यूलेशन का प्रोसेस, और ये साथ ही एंटर होगा मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जब ये एंटर होगा तो मियोसिस 2 जब कंप्लीट होनी है तो ओवा बनना है, लेकिन यहाँ पर ये मियोसिस 2 में एंटर होके मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पे खुद को अरेस्ट करेगा, और इस स्टेज पे
फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो मेटाफेज 2 जो है वो कंप्लीट होगी और आगे मियोसिस 2 कंप्लीट होके ओवा जो है वो बन चुका होगा। अदरवाइज जो है ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर हुआ है और इनकम्प्लीट ही मियोसिस 2 के नतीजे में ये सेकेंडरी oocyte के जिस्म से जो वो रिलीज है। ओवा जो बनना है एक oocyte से, ठीक है, एक प्राइमरी oocyte से, वो एक ही है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होना है? ओगोनियम, ये बिफोर बर्थ जो है वो ये ओगोनियम माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होके डिफरेंशिएट हुआ साथ में और बन गया प्राइमरी oocyte। अब ये जो एक प्राइमरी oocyte है, ये एक प्राइमरी oocyte एंटर हुआ मियोसिस 1 के अंदर और इसने खुद को अरेस्ट कर लिया प्रोफेज 1 पे। तो जैसे जैसे ये ओवा की जो है वो हो रही है डेवलपमेंट, वैसे ही इसके इर्द गिर्द जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये फॉलिकल सेल्स जो है वो आप कह सकते हैं कि ओवरीज के अंदर मौजूद वो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनका काम ओवा को प्रोटेक्ट करना है। तो प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, ठीक है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स जो उन प्राइमरी oocytes के इर्द गिर्द कवर करके ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बनेगा जिसके अंदर जो है वो प्राइमरी oocyte मौजूद है। अब ओवरी के अंदर ये प्राइमरी oocyte की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, कोई तकरीबन 400 प्लस पे, ठीक है, और ये ओवरी के अंदर बिफोर बर्थ बन चुकी होगी। अब ये प्राइमरी oocyte इनमें से एक एक आगे मैच्योर होना है, सारे नहीं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक एक करके इसने मैच्योर होना है। तो प्राइमरी oocyte को जब FSH का स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस के नतीजे में एक जो है वो प्राइमरी oocyte वो मैच्योर होके वो बनाएगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब वो जो प्राइमरी oocyte जो है वो कब सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा? जब उसकी मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। मियोसिस 1 की कंप्लीशन की सूरत में क्या होगा? एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और साथ में एक पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी oocyte बना, साथ में एक पोलर बॉडी बनी। ये जो पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बने हैं, अब ये सेकेंडरी oocyte इसके इर्द गिर्द जो फॉलिकल्स होंगे दैट विल बी द मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है, वो मैच्योर फॉलिकल्स होंगे। अब इस सेकेंडरी oocyte की रिलीज होगी उन फॉलिकल सेल से। जब ये सेकेंडरी oocyte उन फॉलिकल सेल से रिलीज होगा, ठीक है, इस अमल को हम ओव्यूलेशन का नाम देंगे। ओवरी से जब उसकी रिलीज साथ ही होनी है, ठीक है, तो ये जो ओव्यूलेशन जब होगी तो फॉलिकल सेल्स जो बाहर इसके मौजूद थे मैच्योर फॉलिकल्स, वो रप्चर्ड फॉलिकल्स होंगे, रप्चर्ड फॉलिकल्स, और ये रप्चर्ड फॉलिकल्स जो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज द कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। LH हार्मोन के नतीजे में इसकी ओव्यूलेशन होगी और इस तरह से सेकेंडरी oocyte ही ओवरी से रिलीज होना है। ओव्यूलेशन इज ऑफ सेकेंडरी oocyte, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte उससे पहले ये मियोसिस 2 में एंटर हो चुका होगा और मियोसिस 2 में खुद को इसने अरेस्ट किया होगा मेटाफेज 2 पे, ठीक है, मियोसिस 2 में एंटर हो चुका होगा। अब अगर जो है स्पर्म पेनिट्रेशन होती है तो जैसे स्पर्म पेनिट्रेशन होगी ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी और मियोसिस 2 कंप्लीट होने की सूरत में एक एग बनेगा और साथ में जो है वो पोलर बॉडी बनेगी, और जो साथ में पहले पोलर बॉडी मौजूद थी तो उससे भी जो है वो पोलर बॉडी मजीद 2 बनेगी। तो इस तरह से टोटल 3 पोलर बॉडीज और एक जो है वो ओवा की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि हमने मियोसिस के नतीजे में पढ़े हैं कि मियोसिस में टोटल जो है वो 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर एक से जो 4 सेल बनने हैं उन 4 सेल में एक जो है वो फंक्शनल ओवा की सूरत में है, बाकी 3 रिड्यूस है पोलर बॉडीज की सूरत में। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोसेस है oogenesis का वो कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और ओवा की कंप्लीशन उसी सूरत में है अगर साथ में फर्टिलाइजेशन है तो। अब इसमें सबसे पहले वही हमने बात की कि ओगोनियम से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte से ओवा। इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सारा स्टेप बाय स्टेप अपनी माइटोसिस कहाँ है, मियोसिस कहाँ है, ठीक है, उनको देखते हुए उन चीज़ों को पढ़ते हुए। तो सबसे पहले नंबर पर इसमें हमने बात की कि oogenesis में ओगोनिया की फॉर्मेशन है, लेकिन ये ओगोनिया कहाँ से बनने हैं? ये बनने हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। तो जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे बने
ओगोनिया। अब ये जो ओगोनिया बने हैं ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, माइटोसिस के ज़रिए बने हैं। और ये ओगोनिया ये माइटोसिस के ज़रिए ही आगे ये बनाएंगे प्राइमरी oocytes। ठीक है, प्राइमरी oocytes ये माइटोसिस के ज़रिए ही बनेंगे, माइटोसिस के ज़रिए ओगोनिया से बनेंगे प्राइमरी oocytes। ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये प्राइमरी oocytes एंटर होंगे इनटू मियोसिस 1 और ये मियोसिस 1 के ज़रिए तकसीम होके ये प्राइमरी oocytes बनाएंगे एक सेकेंडरी oocyte और साथ में एक पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे मियोसिस 2 से डिवाइड होके, ठीक है, मियोसिस 2 से डिवाइड होके ये बनाएगा ओवा और साथ में पोलर बॉडी और फिर मज़ीद ये पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बनेंगी। तो इस तरह से एक ओवा और 3 पोलर बॉडीज़ बननी है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होना है, ठीक है, किस किस स्टेप पे, किस तरह से, किस स्टेज पे, कौन सी जो है वो बर्थ से पहले, कौन सी बर्थ से बाद है। तो इसमें हमने जो पहली बात की प्राइमरी oocytes का बनना ये प्रीनेटल स्टेज पे ही है, ये इन्फेंसी स्टेज पे ही है। उसके बाद प्राइमरी oocytes ये मियोसिस 1 में एंटर हो चुके होंगे और मियोसिस 1 में ये प्रोफेज 1 की पैकेटिंग स्टेज पे इन्होंने खुद को अरेस्ट किया होगा। और फिर इससे आगे जो डेवलपमेंट है वो मेनार्शी के बाद है, वो प्यूबर्टी के बाद है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उस स्टेज को हम मेनार्शी कहते हैं, प्यूबर्टी। अब ये जो प्राइमरी oocyte एंटर हो चुका हुआ है मियोसिस 1 में और इस तरह के प्राइमरी oocytes ओवरी के अंदर बने हुए हैं, इनको कवर किया हुआ है फॉलिकल सेल्स ने, प्राइमरी फॉलिकल्स ने। और इस तरह से टोटल कवर होने के बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये ओवरी के अंदर पैक्ड है। अब जब प्यूबर्टी पे सिग्नल मिलेगा तो वो सिग्नल हार्मोनल ट्रिगर है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जब वो सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल की सूरत में यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसमें हर महीने एक प्राइमरी oocyte, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें वो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जब वो एक से ज़्यादा है। नॉर्मली वो एक प्राइमरी oocyte वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करके बनाएगा एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। ठीक है, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। ये जो पोलर बॉडी है ना ये यूजुअली डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड होके मजीद 2 पोलर बॉडीज बना के भी डीजनरेट, अल्टीमेटली डीजनरेशन है। ठीक है, अल्टीमेटली डीजनरेशन है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte जो बना है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर हुआ और मियोसिस 2 में जब ये एंटर हुआ तो मियोसिस 2 में एंटर होके इसने खुद को अरेस्ट कर लिया मेटाफेज 2 स्टेज पे। मेटाफेज 2 स्टेज पे जो वो इसकी रेस्टिंग है और मेटाफेज 2 स्टेज पे रेस्ट हुआ ये ओवरी से ओव्यूलेट होगा। तो जो ओव्यूलेशन है वो ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte की है, उस सेकेंडरी oocyte की जो कि मियोसिस 2 में एंटर हो चुका हुआ है, जो कि मियोसिस 2 की प्रोफेज को कंप्लीट कर चुका हुआ है, जो कि मियोसिस 2 की मेटाफेज पे खुद को अरेस्ट किए हुए है, उस सेकेंडरी oocyte की ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरली हम कहते हैं ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ। अब उस रिलीज ऑफ में ओवा भी है, वहाँ पर सेकेंडरी oocyte भी है और वहाँ पर कंप्लीट ओवम की है और इनकम्प्लीट ओवा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये भी इनकम्प्लीट ओवम है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अभी जो है वो ये सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो रहा है ओव्यूलेशन के दौरान। ठीक है, तो जनरली हम बात करते हैं ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी, बट टेक्निकली दिस ओवा इज सेकेंडरी oocyte। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte से अगली फेज में चूंकि एंटर हो चुका हुआ है मेटाफेज 2 में, तो हम इसको कह सकते हैं ये इनकम्प्लीट ओवम है, अभी
ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte की होनी है और जैसे ही स्पर्म की अटैचमेंट होनी है मियोसिस 2 कंप्लीट हो जानी है। और मियोसिस 2 कंप्लीट होने से वो अंदर जो है वो जाइगोट, वो उसका जो न्यूक्लियस है एग का, वो न्यूक्लियस वो स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और इस तरह से एक फर्टिलाइज जाइगोट डेवलप होगा। जो पोलर बॉडी है वो पहली पोलर बॉडी को साथ में डिवाइड होकर मजीद बना चुकी होगी या रीजनरेट हो चुकी होगी, और इस सेकेंडरी oocyte से जब मियोसिस 2 बनेगी होगी कंप्लीट, तो मियोसिस 2 कंप्लीट होने से भी पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ कि सबसे पहले नंबर पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स फीमेल के अंदर, ये माइटोसिस के ज़रिए बनाएंगे ओगोनियम। ये ओगोनियम डिप्लॉयड सेल्स हैं। ये ओगोनिया ये माइटोसिस के ज़रिए और साथ डिफ्रेंशिएट होकर फीटल स्टेज पे ही ये बनाएंगे प्राइमरी oocytes। ये जो प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी oocytes यहाँ पर ये डेवलप होंगे इनटू सेकेंडरी oocytes, लेकिन ये जो प्राइमरी oocytes हैं इनके इर्द गिर्द जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो इनको कवर करेंगे, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स जब इनको कवर करेंगे ये हम कह सकते हैं इमेच्योर फॉलिकल स्टेज है। ठीक है, और ये जो इमेच्योर फॉलिकल स्टेज है ये ओवरीज के अंदर ऐसे फॉलिकल्स काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं और इनमें से एक एक ने मैच्योर होना है। ठीक है, और ये फॉलिकल सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल्स इन्होंने खुद को अरेस्ट किया होगा प्रोफेज 1 की स्टेज पैकेटिंग पे, फिर ये चेंज होंगे और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के नतीजे में यहाँ से बनेगी सेकेंडरी oocyte और साथ में एक पोलर बॉडी, और ये फिर मियोसिस 2 में एंटर होंगे और मियोसिस 2 में एंटर होकर मेटाफेज स्टेज पे रुके होंगे। उस वक्त ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, और फिर ये मेटाफेज 2 कंप्लीट होगी अगर फर्टिलाइजेशन हो जानी है, तो अगर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर ये इनकम्प्लीट होगा, ये जिस्म से रिलीज हो जाता है। दैट इज़ अबाउट द oogenesis प्रोसेस। इस oogenesis में जो मियोसिस 1 है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर पहली पोलर बॉडी बनाने में और सेकेंडरी oocyte बनाने में। तो सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड, प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉइड, और फिर इस सेकेंडरी oocyte से मियोसिस 2 जब होगी तो वो पोलर बॉडीज़ की जो वो फॉर्मेशन है, और पोलर बॉडीज़ में वो 3 पोलर बॉडीज़ जो बन रही हैं वो रिड्यूस होंगी। एग सेल एक ही है, तो मेन एक एग बनना है एक प्राइमरी oocyte से। हमने पीछे स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था, उसमें हमने बात की थी कि एक जो है वो एग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, उससे हमने जब वो कहा था कि 4 स्पर्म बन रहे हैं, यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से एक एग बन रहा है। इसका कंट्रोल अब कैसे है? ये सारा कंट्रोल हार्मोनल है, हार्मोन्स के जरिए जो ये कंट्रोल है, और जो हार्मोनल कंट्रोल है उसमें मेन कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास ही है। हाइपोथैलेमस ये पैदा करेगा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, और ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर्स ये पिट्यूटरी के ऊपर अफेक्ट होंगे और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हार्मोन पैदा होगा FSH। ये FSH ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के फॉलिकुलर फेज में होगा, और ये FSH जो है ये प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर अफेक्ट करेगा और उन प्राइमरी फॉलिकल्स को ये मेच्योर करेगा, मेच्योर फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो जब ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे तो वो जो मेच्योर फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन पैदा करेंगे। ठीक है, वो राइपन्ड फॉलिकल, वो मेच्योर फॉलिकल्स वो एस्ट्रोजन पैदा करेंगे। दूसरी जानब LH जो है वो पैदा होगा इस एस्ट्रोजन के सर्ज की सूरत में। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा FSH के अंदर डिक्रीज आएगी, LH में इंक्रीज आएगी, और वो जो LH है वो LH इफेक्ट करेगा इन मेच्योर फॉलिकल्स के ऊपर, और ये LH का जो इफेक्ट है उस मेच्योर फॉलिकल्स से रिलीज होगी ओवा की, ओवा रिलीज फ्रॉम दिस मेच्योर फॉलिकल्स। ठीक है, जब उस मेच्योर फॉलिकल से वो ओवा रिलीज होगा LH का जो रिस्पॉन्स है दैट इज द ओव्यूलेशन। तो LH की वजह से ओव्यूलेशन है, तो इसका मतलब है oogenesis में जो मेन रोल है, ठीक है, मेच्योर करने में फॉलिकल्स को, प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी में चेंज करने में, ठीक है, तो oogenesis के अंदर जो ज़्यादा रोल है वो FSH का है। जो LH का रोल है वो तो उसको ओव्यूलेट करने में है,
ठीक है। LH का जो रोल है वो उसको ओव्यूलेट करने में, उस फॉलिकल को, उस ओवा को, जैसे ही LH का रिस्पॉन्स होगा ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन से जो वो जो मेच्योर फॉलिकल्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रप्चर्ड फॉलिकल्स, और वो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्पस ल्यूटियम, येलो स्ट्रक्चर, एंड दैट कार्पस ल्यूटियम विल सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इस तरह से oogenesis का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने में जो मेन रोल है वो इन हार्मोन्स का है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो रहे हैं। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है जो कि ओवराइन हार्मोन है, ओवरी से पैदा होने वाले हार्मोन है, उन ओवरी के हार्मोन्स का oogenesis में उतना रोल नहीं है जितना कि यूट्राइन साइकिल के अंदर उसका रोल है। वो तो यूट्रस को प्रिपेयर करने में, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करने में उनका किरदार उसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हाइपोथैलेमिक कंट्रोल, हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स के ज़रिए oogenesis का कंट्रोल है। अब हम कंपैरिजन करें दोनों जो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी और oogenesis को भी, तो सबसे पहले हमने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में हो रही है वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, oogenesis फीमेल में हो रही है ये भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। दोनों का फैक्टर सेम है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यही फैक्टर है, सेम हाइपोथैलेमिक फैक्टर है, दोनों ही प्यूबर्टी के ऊपर। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट इज थ्रू आउट द लाइफ, प्यूबर्टी से शुरू होगी और टिल डेथ चलेगी। लेकिन oogenesis जो है ये फ्रॉम मेनर्जी टू मेनोपाज। ठीक है, मेनोपाज के बाद मजीद जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होगा, और ये शुरू होती है oogenesis कहाँ से, बिफोर बर्थ, ये प्रीनेटल स्टेज पे जो वो हो रही है। ठीक है, अभी उसमें फीटल स्टेज के अंदर ही जो इसके इनिशियल लेवल्स हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें जो स्पर्मेटोजेनेसिस थे, स्पर्मेटोजेनेसिस उसकी जो तादाद है वो मिलियंस में जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि ओवा वो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है मंथली बेस पे। मज़ीद इसमें अगर हम देखें जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की प्रोडक्शन है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स की प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से एक एग की प्रोडक्शन है। तो ये दोनों का कंपैरिजन था oogenesis का और स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ MCQs के ज़रिए जो वो डिस्कस करते हैं, जो आज हमने टॉपिक सारा पढ़ा। ठीक है, इसकी एवेल्यूएशन करते हैं कि किस तरह से जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, हम वन बाय वन जब उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है सामने आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब पार्ट है, वास डेफरेंस जो है वो पार्ट है, यूट्रस पार्ट है। ठीक है, कौन सा जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो पार्ट नहीं। तो अब इसमें ये सारे के सारे जो है वो पार्ट्स, ठीक है, वो इसका हिस्सा है स्वाय वास डेफरेंस के, क्योंकि वास डेफरेंस वाज द मेन स्पर्म डक्ट, वो हमने डिस्कस किया था, दैट इज प्रेजेंट इन मेल। बाकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरी है, ओवरी फैलोपियन ट्यूब के जरिए आगे लिंक है यूट्रस के साथ, तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें पार्ट्स हैं। जो चार्ली ऑप्शन है वास डेफरेंस या मेन स्पर्म डक्ट, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis अकर इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने ये डिस्कस किया अपने लेक्चर में अभी कि ओवरीज आर द साइट ऑफ oogenesis, फैलोपियन ट्यूब्यूल आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट, एंड वेजाइना इज द साइट ऑफ बर्थ भी कह सकते हैं, एंड ओपनिंग दैट रिसीव द स्पर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अब जो पाथवे है टोटल, जब स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल बॉडी में, स्पर्म की जो एंट्री है वो स्पर्म का जो रूट है वो वजाइना के थ्रू एंटर होके यहाँ से यूट्रस में, यूट्रस से जो है वो आगे यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में जो वो फर्टिलाइजेशन हो जानी है। ओवरी इज द साइट ऑफ oogenesis। ठीक है, बाकी जो सारा है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा
एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में जब इन्वॉल्व है। तो आंसर इज ओवरी। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन से रिलेटेड है कि एट व्हाट स्टेज मोस्ट ऑफ द प्राइमरी oocytes अरेस्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि जो प्राइमरी oocyte है एंटर होते हैं मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में पैकेटिन स्टेज। सो आंसर इज द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पे ये अरेस्ट हो जाते हैं पैकेटिन स्टेज पे आके। द मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन अ प्रोसेस ऑफ, हाँ जी, जो मैच्योर एग है वो ओवरी से जो उसकी रिलीज है, ठीक है, दैट इज द ओव्यूलेशन। ठीक है, एग की रिलीज ओव्यूलेशन, एग की और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जिस्म से रिलीज वो मेंस्ट्रुएशन, ओवा की और स्पर्म की जो आपस में यूनियन है दैट इज द फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइज्ड एग है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका हुआ है अब, यानी कि पहले जाइगोट बना, जाइगोट में फर्दर माइटोटिक डिविजन्स आई, क्लीवेज हुई और ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो अर्ली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट कर सकेगा। तो इम्प्लांटेशन दैट इज द अटैचमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो विद द यूट्राइन वॉल, उस एंडोमेट्रियम के साथ जब उसकी जो प्लेसेंटा की एस्टैब्लिशमेंट है उसका कंसीव करना है, ये इम्प्लांटेशन है। तो यहाँ पर आंसर चूंकि एग की रिलीज का पूछा हुआ है दैट इज द ओव्यूलेशन, लेकिन इसको याद रखिएगा ओव्यूलेशन टेक्निकली रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which hormone is primarily responsible for the development of ovarian follicles during the first half of the menstrual cycle। menstrual cycle के दो मेजर हाफ है, ठीक है, दो मेजर हाफ है उसके। एक जो हाफ है उसमें वो आप कह लें कि प्री ओव्यूलेशन है और दूसरा हाफ जो है वो है पोस्ट ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन जो प्री ओव्यूलेशन है इसमें प्रीवियस ओवा जब रिलीज हो रहा है यानी कि मेंस्ट्रुएशन हो रही है और साथ में जो वो फिर आगे फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है, फॉलिकुलर फेज है, मेंस्ट्रुअल एंड फॉलिकुलर फेज। फिर ओव्यूलेशन है और ओव्यूलेशन के बाद ये सारी की सारी ये सेक्रेटरी फेज है, पोस्ट ओव्यूलेशन ये सेक्रेटरी फेज है। अगर हम बात करें ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो तकरीबन 50% उसकी जो ड्यूरेशन है वो प्री ओव्यूलेशन फेज में है और 50% जो है वो पोस्ट में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किस चीज़ का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवराइन फॉलिकल्स। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल है, फिर उनकी रिलीज में LH का रोल है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों का जो रोल है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के ऊपर है, उसकी थिकनिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो रोल है वो यूट्राइन साइकिल के साथ है। तो ओवरी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनमें मेन रोल जिस हार्मोन का है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फर्स्ट पोलर बॉडी ये बनेगी जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, अभी उस वक्त कोई फर्टिलाइजेशन या कोई ओव्यूलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगी तो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte वो यहाँ पर चेंज होगा किस में, एक पोलर बॉडी में और साथ में एक सेकेंडरी oocyte, और फिर ये मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 के नतीजे में ये जो मियोसिस 2 है उस मियोसिस 2 के नतीजे में सेकेंडरी oocyte ये चेंज होगा एग में, साथ में पोलर बॉडी, और इन पोलर बॉडी से भी तो टोटल ये 3 पोलर बॉडीज और एक यहाँ पर मेन सेकेंडरी oocyte उस वो ओवा वो बन चुका होगा। ठीक है, एक प्राइमरी। तो आंसर इसका फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन वो मियोसिस 1 में होगी, बाकियों की मियोसिस 2 में होगी। Which of the following is true about the second polar body formed in the oogenesis? तो जो सेकंड पोलर बॉडी है, ठीक है, वो मियोसिस 1 में तो नहीं बन सकती, तो इसलिए अल्फा ऑप्शंस तो नहीं है।
इट इज़ फर्टिलाइज भी वो नहीं हो सकती, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम बनाने में भी उसका कोई रोल नहीं है, एक ही ऑप्शन बची कि वो हैप्लॉइड है, ठीक है। ना सिर्फ फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड है, सेकंड पोलर बॉडी, थर्ड पोलर बॉडी, गैमीट में जो एग है, ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेट इसमें क्रोमोसोम का है, हैप्लॉइड है, सेकंड पोलर बॉडी भी, फर्स्ट पोलर बॉडी भी। व्हाट इज द फेट ऑफ द पोलर बॉडीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis? तो इन पोलर बॉडीज का मुकद्दर क्या होगा आगे? ये सेकेंडरी साइट तो नहीं बना सकती, ना ही ये फंक्शनल एग है, ठीक है, ना ही ये फर्टिलाइज है। तो एक ही ऑप्शन बची कि वो ये डीजनरेट हैं, दे विल डीजनरेटेड, ठीक है, डीजनरेट होंगे ये, ठीक है। ये फर्स्ट ही डीजनरेट हो जाएगा, फिर सेकंड जो बनेंगे वो भी डीजनरेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट वन जो है वो मजीद रेप्लिकेट डिवाइड कर भी जाता है, जो पोलर बॉडीज बनती हैं वो तीनों की तीनों फिर डीजनरेट होंगी। विच हार्मोन सर्ज ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन है दैट इज LH, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो ओव्यूलेशन का सबब बनता है। एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट का है और साथ ही साथ यूट्राइन डेवलपमेंट का है। FSH जो है वो मैच्योर करने में फॉलिकल्स को, और प्रोलैक्टिन की जो है वो रोल उसका हमने डिस्कस किया था, मिल्क की प्रोडक्शन में है। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली टेक प्लेस? तो अभी हमने बात की थी कि ओवरी से अराइज होती है ओविडक्ट, ओविडक्ट के जो पोर्शन है उन पोर्शन में जो उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसमें फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद मिडल पोर्शन आया, उसके बाद डिस्टल पोर्शन आया। डिस्टल पोर्शन जो है वो यूट्रस के साथ अटैच है, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो ओवरी की जानिब है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी है। तो ये ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होनी है और वहाँ पर भी जो उसका प्रॉक्सिमल एंड है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी है। तो ये हमारे जो है वो टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और oogenesis के मतलब जो है वो था। इसमें हमने मेन जो वो पॉइंट्स मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और उनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस और oogenesis को हमने जो वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की। अल्लाह हाफिज़।